हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था की अपनी एक क्लास चल रही थी। इस क्लास में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख रहे थे, जिसमें हम पहले की 2 क्लास में कवर कर चुके हैं 1773 के एक्ट से लेकर 1853 तक, जिसको बोला जाता है कंपनी का शासन। आज अपन शुरुआत करेंगे ताज का शासन, जो स्टार्ट होगा हमारे कहाँ से 1858 से लेकर और 1947 तक ये चलेगा। 1858 में ताज के शासन को लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो आप सबको पता है 1857 की जो क्रांति होती है, जो विद्रोह होता है, उसकी वजह से 1858 में जो शासन था वो कंपनी से लेकर ताज ने यानी कि ब्रिटिश राजशाही ने अपने हाथ में ले लिया था। हम सभी को ये चीज पता है कि जो 1857 का जो विद्रोह था, उस 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। इसमें क्या हुआ था कि भारत से अंग्रेजों को निकालने की जी तोड़ कोशिश की गई थी। बहुत जगह पे इसका विद्रोह हुआ था। तो इसके बाद में ब्रिटिश राजशाही ने क्या किया, पूरे शासन को जो है अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद में जब ब्रिटिश राजशाही पूरे शासन को अपने हाथ में लेती है, तो वो उस टाइम जो अधिनियम लागू करती है वो था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम की क्या खास बातें हैं या इसका परिणाम क्या हुआ लागू करने का? तो इस अधिनियम का जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि कंपनी के शासन को तो खत्म कर दिया। कंपनी का जो शासन है वो तो खत्म कर दिया, और कंपनी के शासन को खत्म कर कर क्या है, ब्रिटिश ताज ने पूरा शासन जो है वो अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश ताज ने पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। अब जो ये 1858 का जो शासन है, इसको क्या बोला जाता है, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। अच्छा बनाने वाला अधिनियम ये भी कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश क्राउन ने क्या चीज बोला कि ठीक है, कंपनी ने आप लोगों के ऊपर बहुत अन्याय किए हैं, तो अब हम पूरा शासन अपने हाथ में ले रहे हैं। आपको जो पहले आप लोगों ने भुगता है वो चीज भुगतनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी इसको बोला गया था। इस एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी के पास जो भी कुछ था वो सब कुछ किसको हस्तांतरित कर दिया गया? वो सब चला गया ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश राजशाही के पास चला गया। इसमें उन्होंने क्या दिया? इसमें उन्होंने उनको दे दिया जितनी भी शक्तियां थी, जो क्षेत्र था, जितना भी राजस्व था इकट्ठा किया, जो कुछ भी था वो सारा का सारा किसको दे दिया? सारा का सारा ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। अब इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है? तो इस अधिनियम की पहली विशेषता हम ये देखते हैं कि इसमें पहले भारत में क्या करता था, गवर्नर जनरल जो था उसके पदनाम को चेंज करके सबसे पहले किया गया वॉइसराय नाम दिया गया। वॉइस राय का मतलब वॉइस ऑफ रॉयल। इस वॉइस ऑफ रॉयल को ही क्या कहा गया? वॉइस राय। यानी कि वॉइस ऑफ रॉयल, कौन सी रॉयल की वॉइस? तो ब्रिटिश राजशाही की जो आवाज, यानी कि जो इसका प्रतिनिधित्व करेगा, अब उसको वॉइस रॉय कहा जाएगा। तो भारत के जो फर्स्ट टाइम वॉइस रॉय बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के टाइम ही ये अधिनियम है जो पारित हुआ था। और ये जो वॉइस रॉय है, ये वॉइस रॉय क्या है? ये जो ब्रिटिश जो ताज था, ब्रिटिश ताज का जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, यानी कि डायरेक्ट यही प्रतिनिधि ये करेगा इसका। और ये क्या था? ये ब्रिटिश जो ताज था, डायरेक्ट उसके कंट्रोल में क्या था? वॉइस रॉय था। ठीक है। और इसमें क्या चीज लागू की गई? सेकंड, इसके अंदर जो चीज की गई थी कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से आया था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आया था, इन दोनों को कर दिया गया खत्म। इन दोनों को खत्म करने का मतलब क्या हुआ कि जो द्वैध शासन प्रणाली जो थी, द्वैध शासन जो था, उसको खत्म कर दिया गया। द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया यहाँ से। अब जब द्वैध शासन को जब खत्म किया है, तो खत्म करके उन्होंने नया क्या लागू किया? भारत सचिव का पद ले आए एक। अब क्या ले आए? वो भारत सचिव का पद ले आए।
तो तीसरी बात यहाँ पे क्या आ गई, भारत सचिव का एक नया पद आ गया। ये जो भारत सचिव था, ये जो ब्रिटिश कैबिनेट थी, उस ब्रिटिश कैबिनेट में एक मंत्री होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का ये सदस्य होता था। और ये भारत सचिव क्या करेगा, भारत के प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण अब भारत सचिव करेगा। भारत प्रशासन का संपूर्ण जो नियंत्रण है या संपूर्ण जो देखरेख है, अब वो भारत सचिव के पास है। और ये जो भारत सचिव है, ये किसका जो है, ब्रिटिश कैबिनेट का है। तो ये उत्तरदायी किसके प्रति होगा, जो ब्रिटिश संसद जो है, ये सारा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा और सारी की सारी सूचना वहां पहुंच जाएगी। उसके बाद में इसमें क्या होता है, अब क्या था, एक भारत सचिव, अब ये भारत सचिव जो है, क्या ये अकेला कोई काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक परिषद बनाई गई और उस परिषद का नाम रखा गया भारत परिषद। भारत के लिए बनाई गई है तो इसका नाम होगा भारत परिषद। ये एक तरह से सलाहकार, ये एक तरह से सलाहकार परिषद थी, यानी कि ये सारे मामलों में सलाह देगी कैसे चलाना है। और इसमें कितने सदस्य थे, इस परिषद में 15 सदस्य थे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 17 सदस्य हो गए, जिनमें 15 सदस्य प्लस एक भारत सचिव, जो इस परिषद का क्या होता था, अध्यक्ष होता था। अब जो ये भारत परिषद जो थी, जो ये भारत परिषद थी, ये भारत परिषद एक निगमित निकाय थी, है ना, एक निगमित निकाय, यानी कि एक कंपनी की तरह हो गई ये भी। और इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता था। और ये मुकदमा भारत में भी कर सकते थे और इंग्लैंड में भी कर सकते थे। भारत और इंग्लैंड दोनों जगह मुकदमा किया जा सकता था। अब इसमें क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो 1858 के कानून का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, जो प्रशासनिक मशीनरी थी, यानी कि जो कंपनी का शासन था, उन्होंने जो भी यहाँ किया था उस चीज को सुधारना, है ना? जिसके माध्यम से इंग्लैंड में जो भारतीय सरकार है उसका अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सके, और भारत में जो शासन प्रणाली जो चल रही है उसमें कोई विशेष परिवर्तन इन्होंने नहीं किया था। उसके बाद में फिर आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम, यानी कि जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट बोला जाता है। 1857 की क्रांति में जो ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने क्या महसूस किया उसके बाद में, कि अगर भारतीयों को भारत में अगर शासन चलाना है तो भारतीयों का सहयोग चाहिए। भारत में अगर शासन चलाना है तो भारतीयों का सहयोग चाहिए। उसकी कमी इनको महसूस हुई, उन्होंने ये दिमाग लगाया अपना कि भारतीयों का सहयोग लें, नहीं तो फिर से वैसा कोई ना कोई विद्रोह हो सकता है और शासन करने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो इन्होंने क्या किया, भारतीयों का सहयोग लेना है तो इन्होंने एक तरह से सहयोग नीति स्टार्ट की, और इस सहयोग नीति के तहत ही इन्होंने 1861, 1892 और 1909 के ये 3 अधिनियम पारित किए थे। 1861 वाले अधिनियम की अगर ये बात करें तो भारत में संवैधानिक और राजनीतिक संविधान की है, और जो भारत की जो राजनीति है, राजनीतिक रूप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, यानी कि ये माइलस्टोन था एक तरह से इसमें। तो इसमें क्या क्या चीजें थी उसको देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो जैसे भारतीयों का सहयोग लेना है तो जो कानून बनाना है, जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करो, ठीक है। और इन भारतीयों को उन्होंने शामिल किया था गैर सरकारी सदस्य के रूप में, गैर सरकारी सदस्य के रूप में किया था। और ये कौन कौन इसमें आएंगे ये तय भी कौन करेगा, जो वायसराय है, जो भारत का वायसराय है, वो इनके सारे नियम विनिमय और सारी चीजों को वो ही तय करेगा। यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत यहां से कर दे। और वायसराय था, वो ही कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में इसमें नामांकित करता था। अब इस टाइम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो इन्होंने यहाँ 3 भारतीयों को इसमें मनोनीत किया,
क्या किया था, 3 भारतीयों को मनोनीत किया था। वो 3 भारतीय कौन थे? एक तो थे पटियाला के महाराजा, दूसरे कौन थे, बनारस के राजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव। इन तीनों को शामिल किया गया था किसके अंदर? विधायी परिषद के अंदर। किसमें? जो विधायी परिषद थी उसमें इन तीनों को शामिल किया गया था। तो अगर विधायी परिषद में इनको शामिल किया गया है तो हम आगे देखेंगे कि जो 1909 का जो एक्ट है उससे कार्यकारी परिषद में भी सदस्य शामिल किए गए थे। और आपने नाम सुना होगा एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिनको कार्यकारी परिषद के अंदर भी शामिल किया गया था। अब इस एक्ट में दूसरी बात क्या हुई कि हमें पता है 1833 में सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण किया गया था, और इस केंद्रीकरण की शुरुआत मानी जाती है 1773 से, और 1833 में ये चरम पे था। तो इस केंद्रीकरण को कर दिया गया समाप्त, और 1861 से शुरू होता है विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। केंद्रीकरण में तो क्या किया था, जो हमारा मद्रास और बंबई है उसकी विधायी शक्तियां छीन ली थी। 1861 में जो मद्रास और जो बंबई है उनको उनकी विधायी शक्तियां विकेंद्रीकरण से वापस दी, विधायी शक्तियां वापस दी गई। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण शुरू तो 1861 में हो गया। ये 1861 से चलता चलता 1935 में ये विकेंद्रीकरण क्या होगा, कंप्लीट होगा। आगे तीसरी बात करें तो 1862, 1866 और 1897। 1862 में तो बंगाल में, 1866 के अंदर उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत है वहां पर, और 1897 के अंदर जो पंजाब है, इन 3 जगह के ऊपर जो विधान परिषद है उनका नया गठन किया गया था। 3 ये विधान परिषद शुरू की गई थी। और 1861 का जो एक्ट है ये क्यों महत्वपूर्ण है? 1861 का जो एक्ट है, इस 1861 के एक्ट से ही पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो शुरू किया गया। यानी कि आज हमारा जो पोर्टफोलियो सिस्टम या जो मंत्रिमंडल वाला जो सिस्टम देखते हैं, उस मंत्रिमंडल की शुरुआत 1861 के अधिनियम से होती है। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, विभागों के बंटवारे का सिस्टम शुरू किया था। ठीक है, इसमें क्या था, जो वायसराय की जो परिषद है उसमें कार्य संचालन करना है। कार्य संचालन के लिए जो वायसराय की परिषद है उसका जो कार्य संचालन है, उस कार्य संचालन के लिए इसने क्या किया, उसके नियम आदेश बनाने की शक्तियां जो थी वायसराय के पास आ गई। तो लॉर्ड कनिंग ने क्या किया, पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू कर दिया। ठीक है, विभागों का बंटवारा कर दिया है ना। सरकारी विभागों का जो बंटवारा है या जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो यहीं से शुरू होता है। इसके बाद में एक इस एक्ट में क्या था, आपातकाल के समय जो वायसराय था उसको बिना काउंसिल की जो है संस्तुति के, यानी कि उसके बिना ही, काउंसिल के बिना ही अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, अध्यादेश जारी की जो शक्ति है वो भी 1861 के एक्ट से आई थी। और ये अध्यादेश ज्यादा से ज्यादा 6 माह के लिए अधिकृत होगा। तो ये 1861 की जो हमारा भारत परिषद अधिनियम था उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। उसके बाद में हमारा आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस बीच में आपको पता है कि 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और इन्होंने एक मांग उठाई थी क्या, कि जो परिषद है उस परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि उनको अच्छे से नेतृत्व मिल सके। तो 1892 के अधिनियम में क्या किया गया, सबसे पहली बात तो यही की गई थी, तो जो केंद्रीय और जो प्रांतीय, जो केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद जो थी, जो केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद जो थी, इनके अंदर जो गैर सरकारी सदस्य थे, और गैर सरकारी सदस्य हमने पहले देखा था कौन थे, भारतीय थे, इनकी जो संख्या थी, इनकी संख्या को बढ़ाया गया। पर एक चीज थी, बहुमत की जो रखी गई थी, बहुमत अब भी सरकारी सदस्यों के पास ही रखा गया था। दूसरा इसके अंदर क्या किया गया था, दूसरा इसके अंदर किया गया था, जो विधान परिषद थी
दूसरा इसमें जो विधान परिषद थी, इस विधान परिषद के कार्यों को बढ़ाया गया। इन कार्यों को बढ़ाने में क्या किया गया? इन कार्यों में किया गया, एक तो बजट पे बहस कर सकते थे, बजट पे सिर्फ बहस कर सकते थे, मत तो अभी भी नहीं दे सकते थे। दूसरा जो कार्यपालिका थी, दूसरी जो कार्यपालिका थी, उस कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का तो अधिकार था, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु जो पूरक प्रश्न है, यानी प्रश्न के ऊपर फिर जो प्रश्न निकलता है वो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। और ये पूरक प्रश्न का अधिकार आता है 1909 वाले से। यानी कि इसमें दो अधिकार दिए गए थे। कौन कौन से? एक तो बजट पे बहस कर सकते थे और एक कार्यपालिका से प्रश्न अभी भी पूछ सकते थे। दो अधिकार नहीं थे, पूरक प्रश्न का और बजट के ऊपर मत करने का। तो पूरक प्रश्न का अधिकार दिया था 1909 के अधिनियम से। तीसरी इसमें क्या बात आती है? तीसरी जो इसके अंदर बात आती है, तीसरी इसमें बात आती है कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद थी, और एक था बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्या था? बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इसका जो नामांकन, इसके नामांकन में जो गैर सरकारी सदस्य जो थे, है ना, उन गैर सरकारी सदस्यों के जो नामांकन, नामांकन की जो सारी शक्तियां थी, वो सारी शक्तियां अभी भी वॉइसरॉय के पास रखी गई। यानी कि इनका नामांकन, उनकी सारी शक्तियां किसके पास है? वॉइसरॉय के पास है। ठीक है। उसके बाद में वॉइसरॉय के पास है। तो इसमें क्या होता है? फिर इसमें क्या आता है? एक इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर था, है ना, इसमें क्या था, इसके अलावा जो प्रांतीय विधान परिषद थी, जो प्रांतीय विधान परिषद जो थी, जो प्रांतीय विधान परिषद थी, उन प्रांतीय विधान परिषद के लिए गवर्नर को एक शक्ति दी गई थी कि वो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करेगा। गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी नियुक्ति, गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी नियुक्ति, और उनकी नियुक्ति ये सिफारिश से करेगा। और उसमें सिफारिश किसकी लागू होगी? नगर पालिका की, जिला परिषद की, और इसमें व्यापार जो संघ है उसकी, यूनिवर्सिटीज जो थी उनकी, जमींदार या बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो था, इनकी इनकी सिफारिश से ही गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। यानी कि एक तरह से अप्रत्यक्ष जो चुनाव की जो शुरुआत जो होती है वो 1892 से ही अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी। और प्रत्यक्ष की कब हुई थी? प्रत्यक्ष की हुई थी 1909 से। तो यहीं से 1892 से अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद दोनों के अंदर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव का प्रावधान शुरू कर दिया है। परंतु अगर इसमें कहीं भी देखें ना, तो इसमें चुनाव शब्द का उपयोग कहीं नहीं हुआ था। इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। इस चुनाव शब्द के बजाय वहां क्या लिखा गया था? लिखा गया था कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर ही नामांकन प्रक्रिया, है ना, निश्चित सिफारिश पर ही, इसको अप्रत्यक्ष चुनाव ना कहा के अप्रत्यक्ष इसको नामांकन कहा गया। इसको अप्रत्यक्ष चुनाव ना कहा के कहा गया, क्या कहा गया? अप्रत्यक्ष नामांकन इसको कहा गया था। तो अप्रत्यक्ष प्रणाली कहां से लागू होती है? 1892 से होती है। तो ये आज के तीन एक्ट थे, 1858, 1861 और 1892 का। कल की क्लास में हम देखेंगे 1909, 1919 और 1935 का, और फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। तो इनको तब तक अच्छे से तैयार करते चलें। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक इस क्लास को अच्छे से देखें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।